मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पर्सनैलिटी क्या होती है ये देखा था और पर्सनैलिटी के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यक्तित्व मापन पढ़ेंगे। व्यक्तित्व मापन बहुत एक मुश्किल काम है क्योंकि व्यक्तित्व कई गुणों का भंडार होता है और इसलिए व्यक्तित्व का संपूर्ण मापन करना एक कठिन कार्य है और ये असंभव है। सभी गुणों का मापन नहीं किया जा सकता, केवल उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और इसके आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाए। व्यक्तित्व मापन की विधियां अगर हम देखें तो व्यक्तित्व मापन की विधियां दो प्रकार की होती हैं, अप्रक्षेपण विधियां और प्रक्षेपण विधियां। अप्रक्षेपण विधियों को फिर दो और सब डिवीजन किए गए हैं, आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां जिनको हम व्यक्तिगत विधियां भी कहते हैं, ये सब्जेक्टिव मेथड हैं। इनमें जो हमको सूचना प्राप्त करनी है वो व्यक्ति से स्वयं से हम सूचना प्राप्त करते हैं, उसके मित्र से और उसके संबंधियों से प्राप्त करते हैं। इस विधि को अन्य नाम व्यक्तित्व आविष्कारिका या पेपर पेंसिल मापन भी कहते हैं। इसको एक मनोमिति परीक्षण भी कहा जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आत्मनिष्ठ विधियां कौन सी होती हैं और इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। इसमें उत्तर व्यक्ति को सही या गलत के अनुसार देना होता है या हाँ या नहीं में, अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और उसको हाँ नहीं या सही गलत पे चिन्ह लगाना होता है। इन विधियों के द्वारा व्यक्ति के चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमने जैसे बीएड के साइकोलॉजी में भी पढ़ा था, शिक्षा मनोविज्ञान में। इसके अंतर्गत जीवन कथा विधि, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा विधि भी जिसको कहते हैं, व्यक्ति अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखता है और अपने बारे में बताता है। व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड कि व्यक्ति के बारे में जानकारी व्यक्ति से, उसके मित्र से, उसके परिवारजनों से, उसके अध्यापक से लेते हैं और उसके बारे में बताते हैं। साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड जिसमें व्यक्ति का सामान्य वार्तालाप के द्वारा उसके मन में क्या है मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा पता लगाया जाता है। और प्रश्नावली विधि, क्वेश्चन ईयर मेथड के द्वारा भी व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी इसमें मानी जाती है। अंतर्दर्शन का अर्थ है अंदर की ओर देखना, व्यक्ति अपने अंदर देखता है और अपने बारे में बताता है। ये विधियां हम बीएड में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ मैंने कुछ नई विधियां इसमें ऐड की हैं जिनका अभी आगे विस्तार से वर्णन करूँगी। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां। वस्तुनिष्ठ विधियां वे विधियां होती हैं जिसमें व्यक्ति के बाहरी व्यवहार पर आधारित होती हैं। व्यक्ति का बाहरी व्यवहार देखकर उसके बारे में बताया जाता है। ये वैज्ञानिक विधियां हैं और ये विश्वसनीय विधियां हैं। इसमें व्यक्ति की क्रियाओं का प्रेक्षण या निरीक्षण करके उनके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाते हैं और व्यक्तित्व की क्या संवेग हैं, इच्छाएं हैं, मनोदशा हैं, उनको जाना जाता है। दूसरा प्रकार है व्यक्तित्व मापन की विधियों का प्रक्षेपण विधियां। इन विधियों का सर्वप्रथम उपयोग सिगमंड फ्रायर नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। इन विधियों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और कभी कभी इन विधियों का उपयोग अर्धचेतन मन के अध्ययन में भी होता है। इन विधियों के द्वारा व्यक्ति की अतृप्त इच्छाओं, अतृप्त यानी जो फुलफिल नहीं हुई हैं, पूरी इच्छा नहीं हुई है, उनका अवांछनीय विचार, मन में कई बार हमारे गलत विचार भी आते हैं और ऐसे विचारों का हम इसके द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। और दमित आशाएं, कुछ आशाएं व्यक्ति की होती हैं जो कि पूरी नहीं हुई और व्यक्ति उनको मन में दबा लेता है। इनको जानने का जो कि उसके अचेतन मन में है का प्रयास किया जाता है। इसका अन्य नाम प्रक्षेपी विधि भी है। आत्मनिष्ठ विधियों के अंतर्गत अन्य विधियां हैं मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व प्रश्नावली विधि। इसको हम मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी के नाम से या MMPI के नाम से जानते हैं।
इसका आविष्कार 1940 में हाथवे और मिकल्ले नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। इसमें उन्होंने 550 एकांश दिए हैं और जिनके उत्तर व्यक्ति को हाँ, नहीं या कुछ कह नहीं सकते, व्यक्ति उसके बारे में सही डिसीजन नहीं ले पा रहा के आधार पर करते हैं। इसमें मिनेसोटा ने व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के लिए एक प्रश्नावली तैयार की और उसके द्वारा उनके दिए गए उत्तर के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताया। दूसरी विधि है बेल की समायोजन सूची, बेल्स एडजस्टमेंट इन्वेंट्री। इसका प्रतिपादन बेल नामक मनोवैज्ञानिक ने 1934 में किया। इस विधि के द्वारा समायोजन संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। व्यक्ति को एडजस्टमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, इनका पता लगाया जाता है। इन विधियों के उत्तर भी व्यक्ति को हाँ या नहीं में देने होते हैं। इसमें 2 प्रकार की सूची तैयार की गई है, एक विद्यार्थियों के लिए, एक व्यावसायिक जो कि कार्यरत हैं उनके लिए। विद्यार्थियों की सूची में 140 प्रश्न हैं और व्यावसायिक में उसमें 20 और जोड़ दिए 160 हैं। इसका भारतीय भाषा में भी रूपांतरण किया गया है। ये हिंदी और मलयालम भाषा में उपलब्ध है। तीसरी आत्मनिष्ठ विधि है कैटल व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। इसका निर्माण कैटल ने किया। ये 17 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए तैयार की गई है। इसमें 16 स्केल या 16 शील गुणों का मापन किया जाता है, जिसमें उससे मुख्य शील गुण है चित्र प्रकृति कि व्यक्ति की टेम्परामेंट कैसा है, व्यक्ति की क्षमता एबिलिटी कैसी है और व्यक्ति की गत्यात्मकता डायनेमिक नेचर क्या है। इस प्रकार इस विधि में 16 शील गुणों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व मापन की दूसरी विधियां हैं वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड वो विधियां होती हैं जिनमें व्यक्ति का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, बल्कि दूसरे उसके बारे में क्या कह रहे हैं या व्यक्ति का जो अध्ययन किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें पहली विधि है बहिर्दर्शन विधि, एक्सट्रो इंस्पेक्शन मेथड। इसका निर्माण J.B. वॉटसन ने किया। इसमें व्यक्ति के बारे में दूसरे लोगों के क्या विचार हैं वो पता लगाए जाते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है और उसके व्यवहार के आधार पर निर्णय लेता है कि बालक का व्यक्तित्व कैसा है। दूसरी विधि है निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसके निर्माता मे व हर्शॉप हैं। इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में बालक का निरीक्षण किया जाता है, परिस्थितियां नियंत्रित कर दी जाती हैं, अर्थात समय निश्चित होता है, निर्धारित होता है, व्यक्ति को क्या करना है उसको कार्य एक निश्चित होता है और जो निरीक्षण करता है वो पीछे से छुपकर व्यक्ति की सारी क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखता है कि व्यक्ति किस प्रकार की क्रिया कर रहा है। व्यक्ति को, बालक को पता नहीं चलता कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है और उसके आधार पर उसका व्यवहार देखकर पता लगाया जाता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। इसको इसलिए नियंत्रित निरीक्षण विधि भी कहते हैं। तीसरी विधि है समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड। इसका निर्माण J.L. मोरेनो नामक मनोवैज्ञानिक ने किया। इस विधि के द्वारा सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बालकों को एक लिस्ट दे दी जाती है और फिर उनसे उनकी पसंद पूछी जाती है कि उनकी फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है, थर्ड चॉइस क्या है। इस प्रकार से एक सोशो डायग्राम तैयार किया जाता है। जैसे बालकों को 5 रुचि के कार्य, कोई भी कार्य हैं, वो रुचि के कार्यों की एक सूची दे दी और उसमें बालक अपनी रुचि का सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा है कार्य, उसके बाद उससे कम कौन सा है। ऐसे बालकों को एक सोशियोग्राम तैयार करना पड़ता है। हर चीज़ को एक रैंक देनी पड़ती है, उसके आधार पर उसके सामाजिक गुणों का मूल्यांकन करते हैं। फोर्थ मेथड है परिस्थिति परीक्षण, सिचुएशनल टेस्ट। इसके द्वारा व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में रखकर उसका मूल्यांकन करते हैं। व्यक्ति की किसी भी गुण का मापने के लिए, जैसे ईमानदारी का गुण मापना है तो उस प्रकार की आर्टिफिशियल सिचुएशन तैयार की जाती है और उस परिस्थिति में
व्यक्ति या बालक किस प्रकार से अपने आप को प्रकट करता है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसके आधार पर हम व्यक्ति की ईमानदारी, उसके चरित्र का, उसकी साहस का मूल्यांकन कर सकते हैं। फिफ्थ मेथड है इसमें मानदंड मूल्यांकन विधि, रेटिंग स्केल मेथड। इसमें एक सूची प्रश्नावली होती है और उसमें रेटिंग स्केल तैयार होता है। 5 जैसे इसमें दिखाया गया है कि 1 से 5 तक के नंबर देती है। फर्स्ट पे है पूर्ण असहमत, सेकंड असहमत यानी थोड़ा थोड़ा सहमत भी हो सकता है, थर्ड अनिश्चित, फोर्थ अधिकांश सहमत और फिफ्थ है पूर्ण सहमत। और इसके साथ हम प्रश्नावली में ये रेटिंग स्केल होती है। बालक जिस भी इसका पॉइंट पे टिक करता है, जैसे अगर उससे पूछा जाता है क्या हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए और वो कह रहा है पूर्ण सहमत, तो उसको 5 नंबर देंगे। और वो कहेगा असहमत तो उसको 2 नंबर देंगे। और उसको जितने नंबर मिल रहे हैं उनको जोड़ के उसके व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लेते हैं। इसको हम धनात्मक और ऋणात्मक में भी कर सकते हैं, जैसे +3 +2 +1 0 -1 -2। इसमें भी बालक का रेटिंग का टोटल कर लिया जाता है और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है। अभी तक हमने अप्रक्षेपण विधियों के बारे में देखा। अप्रक्षेपण विधियां 2 प्रकार की थी, आत्मनिष्ठ विधियां और वस्तुनिष्ठ विधियां। प्रक्षेपण विधियां जिन भी का आगे हम देखेंगे। प्रक्षेपण विधियां वे विधियां हैं जिसके द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और उसके अचेतन मन में क्या है, उसके संवेग का, दशाओं का हम यहाँ पे परीक्षण करते हैं। ये परीक्षण बालक से सामान्य रूप से नहीं किया जाकर उसको कुछ चित्र के माध्यम से या अन्य प्रकार से किया जाता है। इसमें फर्स्ट विधि है रोशार्क परीक्षण। इसको हम शाही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। विधियों पे आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये विधि का निर्माण किसने किया या फिर इस विधि में क्या होता है। तो ये रोशार्क परीक्षण एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसका निर्माण हरमन रोशार्क ने, जो कि स्विट्जरलैंड के थे, इन्होंने 1921 में किया। इसमें 10 कार्ड होते हैं जिनको देखकर बालक को कहानी बताने के लिए कहा जाता है। इसमें पूछ लिया जाता है आपसे कार्ड के कलर कौन से होते हैं। तो इसमें 5 कार्ड्स ब्लैक कलर के होते हैं, 2 कार्ड्स रेड एंड ब्लैक होते हैं और 3 कार्ड्स मल्टी कलर के होते हैं। तो ये आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि 10 कार्ड हैं, उसमें 5, 2 और 3 का क्रम रहता है। सेकंड है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसको हम TAT टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके निर्माता मुरे एवं मॉर्गन है। इन्होंने 1935 में ये टेस्ट तैयार किया। इसमें 31 कार्ड होते हैं जिनमें से 30 पर चित्र बने होते हैं महिला या पुरुषों के, और 1 कार्ड प्लेन होता है जिस पर कोई चित्र नहीं बना होता। इसमें से 10 कार्ड पुरुषों के लिए होते हैं, 10 स्त्रियों के लिए होते हैं और 10 दोनों के लिए कॉमन होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 20 कार्ड दिए जाते हैं जिनमें से 19 पर चित्र होते हैं और एक सादा प्लेन होता है, और उसको इन कार्ड को देखकर उनमें एक कहानी बताने को कहा जाता है। वो जो कहानी कहता है या बताता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है कि कहानी में वो किन किन पात्रों को देख रहा है, उनके बारे में क्या सोच रहा है। ये माना जाता है कि व्यक्ति अपने स्वयं की मनोदशा, मन स्थिति को कहानी के माध्यम से बताता है। ये परीक्षण 14 वर्ष 14 ईयर से अधिक आयु वालों के लिए तैयार किया गया। इसके बाद नया परीक्षण दिया गया बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट, जिसको हम CAT के नाम से जानते हैं। इसके निर्माता बेलक थे। इन्होंने 1948 to 49 में ये बालकों के लिए बनाया, 3 to 10 ईयर्स के चाइल्ड्स के लिए ये बनाया।
इसमें 10 कार्ड होते हैं जिसमें पशुओं के चित्र होते हैं, एनिमल्स के फिगर होते हैं और एनिमल्स कुछ क्रिया करते हुए दिखाए गए हैं। बालक इन चित्रों को देखकर उसके बारे में एक कहानी बताता है और उसकी कहानी के आधार पर उसकी मनस्थिति का व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसका निर्माण एबिकहॉस, पाइने तथा टेंडलर ने किया। इसमें कुछ अधूरे वाक्य दे दिए जाते हैं, जैसे मेरी इच्छा है कि डैश डैश डैश। अब यहाँ पे व्यक्ति को अपनी इच्छा बतानी होती है और वो अपनी क्या इच्छा बता रहा है, मन की क्या उसकी दशा है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लिया जाता है। व्यक्ति से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मुझे ये कार्य नापसंद है क्योंकि, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ क्योंकि, तो वहाँ क्योंकि करके क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है और व्यक्ति उन वाक्यों को पूरा करता है, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लेते हैं। आगे खेल और नाटक विधि, प्ले एंड ड्रामा मेथड। इसमें खेल में बालक क्या खेलते हैं, उनके खेल के आधार पर उनके व्यवहार का, उनके संवेग का, तनाव का, उग्रता का, निराशा का पता लगाया जाता है और वो क्या योजना बना रहे हैं, उसके आधार पर उनके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। नाटक विधि का निर्माण मोरेनो ने किया। इसमें रोगग्रस्त व्यक्ति को अभिनेता की भूमिका दे दी जाती है या नाटक का हीरो बना दिया जाता है और वो किस प्रकार कार्य कर रहा है, अन्य व्यक्ति उसकी सहायता करते हैं, उसकी भावनाओं, विचार और इच्छाएं इसके द्वारा प्रकट होती हैं और उसके व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लिया जाता है। एक और है शब्द साहचर्य परीक्षण, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिस पर मुख्य रूप से फ्रायर, जोंग ने और गॉल्टन ने कार्य किया। इसमें बालक को विभिन्न शब्द, एक शब्दावली बनाई गई है और एक शब्द बोला जाता है, उसके आधार पर बालक को वाक्य बनाने को कहा जाता है। जैसे बालक से विद्यालय शब्द बोला तो बालक के मन में जो भी विचार आ रहे हैं, विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगता है, विद्यालय जाना मैं रोज़ पसंद करता हूँ। कुछ बालक कहेंगे मेरे को विद्यालय बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं विद्यालय नहीं जाना चाहता। तो उसके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसको तुरंत बोलने के लिए कहा जाता है, जिसके धीरे धीरे व्यक्ति पहले सामान्य शब्द दिए जाते हैं, दूसरे उसके बाद धीरे धीरे थोड़े कठिन शब्द दिए जाते हैं और इस शब्द के आधार पर व्यक्ति क्या सोच रहा है उसकी मनोदशा का पता लगाया जाता है। इस प्रकार ये थी व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में इसमें से प्रश्न आते हैं, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।